अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तुलबा और तालिबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 12 यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम कसीरुल इंतखाबी सवालात को पढ़ रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में पहले 3 कसीरुल इंतखाबी सवालात हम हल कर चुके हैं। आज की इस क्लास में कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 4 से लेके 10 तक हल करना सीखेंगे। हमेशा की तरह नसीहत वही है जो कि मैं करता आया हूँ कि आपने तमाम इंतखाबात को अच्छी तरह से सोचना है कि क्या ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है, अगर ये गलत है तो ये गलत क्यों है। इनको इस अंदाज से हल करना सीखेंगे तो आपके अंदर जो सीखने का जज्बा है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो चलें बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, आज के लेक्चर का पहला और इस चैप्टर का चौथा कसीरुल इंतखाबी सवाल हल करने की तरफ जा रहे हैं। सवाल में हमसे पूछा ये जा रहा है कि एक जिस्म कन्वेक्स मिरर के सामने 14 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा है। यानी कि सबसे पहली चीज़ हमें जो चीज़ देखनी है वो है कन्वेक्स मिरर के जितने भी तस्वुरात हैं वो इस सवाल पे लागू होंगे। और सबसे पहले चीज़ जो हमें दी गई है वो है जिस्म का फासला और वो है 14 सेंटीमीटर। आगे कहा जा रहा है कि इमेज मिरर के पीछे बन रही है और इमेज का जो फासला है वो 5.8 सेंटीमीटर है। मालूम करनी है उस मिरर की फोकल लेंथ। दोबारा से वही बात कि ये एक कसीरुल इंतखाबी सवाल तो लग रहा है लेकिन हकीकत में ये एक हिसाबी सवाल है। तो हिसाबी सवाल के लिए सबसे पहले हम अपने तसव्वुरात को लागू करेंगे। चलें देखते हैं कि हमारे पास कन्वेक्स मिरर दिखने में कैसा लगता है। कन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है कि जिसकी अंदरूनी सतह गैर हमवार होती है और इसकी बैरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग होती है। अब मिरर का जो सेंटर है वो कहलाता है जी पोल और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो फ़र्ज़ करें किसी इस जगह पे बन रहा है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के 2 हिस्से करूं तो ये इतना सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसका हाफ कर दूंगा तो ये मेरे पास प्रिंसिपल फोकस आ जाएगा। अगर ये प्रिंसिपल फोकस है तो इतना ही इस जगह पे भी मेरे पास प्रिंसिपल फोकस होगा और जितना ये फासला बिल्कुल उतनी ही जगह पे ये 2f भी आ जाएगा और बिल्कुल इसी तरह से ये फासला भी 2f शुमार किया जा सकता है, उसको माना जा सकता है। अब अगर ये सारी बातें आपको पता चल गई हैं, हमसे ये कहा जा रहा है कि ये कन्वेक्स मिरर है और कन्वेक्स मिरर के सामने कोई जिस्म पड़ा हुआ है। फ़र्ज़ करें कि ये इस जगह पे पड़ा हुआ है। फ़र्ज़ करें, मैं ये नहीं कह रहा कि फोकस पे पड़ा हुआ है, फ़र्ज़ कर लें कि मिरर के सामने पड़ा हुआ है और ये जिस्म का जो फासला है मिरर से वो है 14 सेंटीमीटर। अब ये 14 सेंटीमीटर का फासला है और इमेज जो बन रही है वो मिरर के पीछे बन रही है। अगर मिरर के पीछे कोई इमेज बन रही है और वो उसका जो फासला है वो है 5.8 सेंटीमीटर, तो फ़र्ज़ करें इस जगह पे कोई इमेज बन रही है और इसका इस मिरर से जो फासला है वो है 5.8 सेंटीमीटर। अब ज़रा अपने वो तसव्वुरात लागू करें इस सवाल के ऊपर कि ये जो जिस्म का फासला है क्या ये मस्बत है या मनफी है। जिस्म का फासला तो जिस्म चूँकि हकीकत में पड़ा हुआ है तो जिस्म का फासला तो होगा मस्बत। अब चूँकि इमेज मिरर के पीछे बन रहा है और ये जो पीछे का लफ्ज़ है ये एक यहाँ पे इशारा दे रहा है कि बनने वाली जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है और अगर वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल इमेज यानी कि गैर हकीकी इमेज है तो उस इमेज को हम हमेशा मनफी का साइन देंगे, मनफी का निशान देंगे। तो यहाँ पे जो 5.8 सेंटीमीटर है वो हकीकत में मनफी 5.8 सेंटीमीटर है। अब चूँकि ये वर्चुअल इमेज बना रहा है इसका मतलब है कि रेज़ हकीकत में इस जगह पे आके नहीं मिल रही बल्कि यहाँ पे मिलती हुई मालूम होंगी। तो इस वजह से इसका जो फोकस है वो भी वर्चुअल है और फोकस वर्चुअल होने की वजह से इसकी फोकल लेंथ भी मनफी आएगी। ये मफरूज़ा हमने फोकल लेंथ के बारे में कायम तो कर लिया है लेकिन इसको साबित करना है दलाइल दे के कि क्या हकीकत में प्रिंसिपल फोकस जो है इसका वो वर्चुअल है और अगर प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल है तो फोकल लेंथ इसकी मनफी आएगी। ये साबित करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अपना मिरर फार्मूला और मिरर फार्मूला मैं आपके सामने लिख चुका हूँ। अगर आपको सारी वैल्यूज़ पता है, पी की वैल्यू हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर है। क्यू की वैल्यू तो चलें यहाँ पे कीमतों का अंदराज कर दें 1/f। एफ मालूम करना है, इसको इसी जगह पे रहने दें। पी की वैल्यू है जी
14 और जमा Q की जगह मैं पुट कर दूंगा -5.8, ब्रैकेट खोलूंगा तो ये बन जाएगा 1/14 मनफी 1/5.8, इसका जुजाफ कर ले लें तो ये चीज़ बचेगी 14 और ज़रब खाएगा इससे 5.8, 14 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5.8 मनफी 5.8, 5.8 से कट जाएगा तो बचेगा 14। जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर बच जाएगा मनफी 8.2 और जब 14 और 5.8 को ज़रब दी जाएगी तो वो होगा 81.2। अब आपने f की वैल्यू मालूम करनी है, f की कीमत मालूम करनी है तो इस रकम को पलट देंगे, ये बचेगा मनफी 81.2/8.2 और जब कैलकुलेटर पे इसे हल किया जाएगा तो जवाब आएगा जी f बराबर है मनफी 9.9। अब यूनिट इसके क्या आएंगे? सेंटीमीटर, क्योंकि हमने जितनी भी चीज़ें अब तक ली हैं वो सेंटीमीटर में ली हैं। अब इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर लें क्योंकि हमने फोकल लेंथ की वैल्यू निकाल दी है। अब यहाँ पे हमने जो मफरूज़ा कायम किया था कि फोकल लेंथ मनफी आएगी वो हकीकत में मनफी आ गई, यानी कि मफरूज़ा हमारा ठीक साबित हुआ। तो चलें देखते हैं ऑप्शन में हमें किस जगह पे 9.9 है। अलिफ जुज़ में तो -4.1 है, ये तो जवाब नहीं होगा। बे में मनफी 8.2 है, जीम में मनफी 9.9 है। तो चलें इसको आप ठीक का निशान लगा दें। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया है। अगर ये समझ में आ गया है तो चलें बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, आपके सामने मैं मज़ीद 3 कसीरुल इंतखाबी सवालात लिख चुका हूँ। बारी बारी सबके पास जाएंगे और देखेंगे कि इसको किस तरह से हल करना है। 5वां सवाल सबसे पहले पढ़ते हैं। 5वें सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का इन्हिसार किस पर होता है। अब यहाँ पे इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का नाम देके आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ आ गई। ये आप पढ़ के आए हैं और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा नाम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन्हिसार किस चीज़ पर होता है। अब किस चीज़ पर उसका इन्हिसार है ये तो पता चलेगा कि जब हमें उसके फार्मूले पता होंगे। तो चलें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला लिख लेते हैं। एक फार्मूला हमने पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन की निस्बत के बराबर। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये हैं जी फोकल लेंथ, रोशनी की स्पीड, इमेज का फासला और जिस्म का फासला। अगर मैं इन दोनों में देखूं तो इन दोनों में तो ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है ये वाला फार्मूला तो हमारे किसी भी फ़ायदे का नहीं है, हमें इससे कोई मालूमात ही नहीं मिल रही। तो हम दूसरे फार्मूले की जानिब बढ़ते हैं जो कि है जी n बराबर है C/V, यानी कि खला में रोशनी की स्पीड बटा मीडियम में रोशनी की स्पीड। अब ये चीज़ हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे सकती है। आप जानते हैं कि खला में जो रोशनी की स्पीड है ये तो हमेशा एक जैसी रहती है और वो है 3 × 10⁸ मीटर फी सेकंड। और ये v बिल्कुल नीचे वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और अगर कोई चीज़ हमेशा से कांस्टेंट रहती है और इस कांस्टेंट और इस बराबर के साइन को अगर मैं ख़त्म करना चाहता हूं तो मुझे एक प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल डालना पड़ेगा और 1/v वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोशनी की स्पीड अगर मीडियम में तब्दील हो रही है तो वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से तब्दील हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मीडियम में रोशनी की स्पीड कम हो रही है और अब चूंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा, या ये भी कह सकते हैं कि उसका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक चीज़ पे मुनहसिर होता है और वो है रोशनी की स्पीड मीडियम में क्या है। तो चलें हम फोकल लेंथ पे, ये तो हमने तय ही नहीं किया, रोशनी की स्पीड पे जी हाँ इस बात पे हम मुत्तफिक हैं। लेकिन अभी 2 ऑप्शंस पड़े हुए हैं, उसको पहले पढ़ लें फिर उसके बाद हम सही जवाब की जानिब बढ़ेंगे। इमेज के फासले पर जी नहीं, जिस्म के फासले पर बिल्कुल नहीं। तो हमारा जो ठीक ऑप्शन है वो है जी रोशनी की स्पीड पर, तो इसको हम टिक कर देंगे। तो इससे हमारा जो 5वां कसीरुल इंतखाबी सवाल है वो हल हो गया है। चलें बढ़ते हैं 6ठे सवाल की जानिब। 6ठे सवाल में हमसे पूछा ये जा रहा है कि कन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे हमने लेंस के जितने भी तस्वुरात हैं वो लागू करने हैं और लेंस में से भी कन्वेक्स लेंस के उसके तस्वुरात लागू करेंगे। अब कन्वेक्स लेंस स्क्रीन पर किस किस्म की इमेज बनाता है। अब यहाँ पे अहम लफ्ज़ है, एक तो कन्वेक्स लेंस और दूसरा स्क्रीन, इमेज बन रहा है स्क्रीन के ऊपर।
अब आप ये भी जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस दो किस्म के इमेज बनाता है, वो रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। लेकिन अब चूंकि इमेज स्क्रीन पे बन रहा है और मैंने आपको बारहा दफ़ा ये बताया है कि अगर इमेज स्क्रीन पे बन रहा होगा, इसका मतलब है वहाँ पे हकीकतन रोशनी की रेज आपस में आके सिमट रही हैं, मिल रही हैं, जिसकी वजह से इमेज बन रहा है। और अगर हकीकत में ऐसा हो रहा है तो इमेज जो बनेगी वो होगी रियल। ये बात तो तय हो गई। अब देखते हैं इसमें रियल वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास है ये अलिफ वाला जुज और एक है ये जीम वाला जुज। अलिफ में कहा है उल्टी और रियल और जीम में कहा है सीधी और रियल। ये वर्चुअल वाली जो ऑप्शंस हैं ये तो वैसे ही हमने अपने तसव्वुरात से निकाल दिया कि कन्वेक्स लेंस जो वर्चुअल इमेज बनाएगा वो स्क्रीन पे नहीं बनाएगा। तो अब चूंकि रियल वाली बात रह गई और हमने ये भी पढ़ा है कि जब जब इमेज रियल बनेगा वो तब तब उल्टा भी बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये अलिफ जुज बिल्कुल ठीक तस्वुर किया जाएगा कि कन्वेक्स लेंस जब भी रियल इमेज बनाएगा स्क्रीन पे, एक तो वो उल्टी इमेज बनाएगा और साथ ही साथ वो इमेज रियल भी होगी। सवाल नंबर 7 में हमसे पूछा ये जा रहा है कि इंसानी आंख का कन्वर्जिंग लेंस दूर के जिस्म की किस किस्म की इमेज बनाता है। हमारी जो आंख है हम जानते हैं कि इसमें कन्वेक्स लेंस है। अगर कोई जिस्म बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ा हुआ हो, बहुत ज़्यादा दूर का मतलब ये है कि ये आंख के लेंस की फोकल लेंथ से पीछे पड़ा हुआ है, बहुत दूर पड़ा हुआ है। अब उस जिस्म की इमेज किस तरह की बनेगी, तो इसके लिए मैंने आपके सामने ये आंख की जो डायग्राम है, हमने जो रे डायग्राम बनाई थी अपने लेक्चर के दौरान, वो शो करवाई हुई है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो जिस्म है वो बहुत ही दूर पड़ा हुआ है और जो दूर से रेज आ रही हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती हुई मालूम हो रही हैं और जैसे ही ये लेंस से गुजरेंगी तो ये किसी एक पॉइंट पे हकीकतन मिलती हुई आपको नजर आ रही हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बनेगा इमेज वो होगा रियल। अब यहाँ पे रियल इमेज को परखने का एक और तरीका है कि क्या इमेज रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा। अब देखें जिस्म पड़ा हुआ है लेंस के बाएं जानिब और इमेज जो बन रही है वो है लेंस के दाएं जानिब। तो इसका मतलब है कि जब इमेज और जिस्म लेंस के मुखालिफ समत में पड़े हुए हैं तो बनने वाला इमेज रियल बनेगा। इसको मिरर के साथ आपने तबादला नहीं कर देना, क्योंकि मिरर में अगर जिस्म और इमेज दोनों मुखालिफ सिमत में बनते थे तो हम कहते थे ये वर्चुअल इमेज है, लेकिन लेंस के केस में अगर ऐसा होगा तो वो रियल इमेज बनाएगा। तो अब रियल इमेज तो बन रहा है, अब रियल इमेज है तो उल्टी भी होगी। तो चलें देखते हैं हमारे जो जुज दिए गए हैं इसमें कौन कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं कि जिसमें रियल और उल्टी इमेज की मालूमात हमें दी गई हैं। पहली ऑप्शन में है रियल और सीधी, गलत हो गई जी, ये हमारे कंसिडरेशन से निकल गई, इसको हम तसव्वुर नहीं करेंगे। रियल और उल्टी बात ठीक है। वर्चुअल और सीधी, वर्चुअल इमेज तो बन ही नहीं रही जी, रियल और उल्टी ये बात भी ठीक है। लेकिन अब तीसरी शर्त है, इस जुज में कह रहा है कि इमेज छोटी बन रही है, इस जुज में कह रहा है कि इमेज बड़ी बन रही है। अब दो चीजों का फैसला तो कर चुके हैं कि इमेज रियल भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा। अब ये चीज तय करनी है कि इमेज छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है। तो इसके लिए फर्ज करें कि आपके सामने एक रेलगाड़ी है और वो कुछ फासले पे आपके सामने से गुजर रही है। अब रेलगाड़ी की जो जिसामत है वो बहुत ही बड़ी है और आंख का लेंस तो बिल्कुल छोटा है। अब जो इमेज बन रही है वो पूरी रेलगाड़ी की आपकी आंख के अंदर, आपके आंख का लेंस वो इस इमेज को बना रहा है। तो इसका मतलब है वो इतनी बड़ी रेलगाड़ी का इमेज आपकी आंखों में समा गया। तो अब इमेज जो बन रहा है वो बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है? जी हाँ, अगर छोटा बनेगा तभी तो आपकी आंख में आएगा। अगर उसकी जिसामत से ही बड़ा बनेगा तो आप उसको कैसे देख सकेंगे? तो ये देख लें कि ये ऑप्शन जो है हमारा रियल, उल्टी और छोटी इमेज बनाएगा, ये हकीकतन ठीक होगा। और ये रियल, उल्टी और बड़ी वाला ऑप्शन हमने निकाल दिया। और ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो बनने वाला इमेज है ये बहुत ही छोटी जिसामत में बन रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों सवाल जो अभी मैंने आपके सामने हल किए हैं ये समझ में आ गए हैं। अगर ये समझ में आ गए हैं तो चलें बढ़ते हैं अगले सवालात की जानिब। हल करते हैं सवाल नंबर 8 को, जिसमें हमसे पूछा यह जा रहा है कि कैमरे में जो इमेज बनती है वो होती है रियल, उल्टी और बहुत छोटी, वर्चुअल, सीधी और बहुत छोटी, वर्चुअल, सीधी और बहुत बड़ी, या रियल, उल्टी और बहुत बड़ी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो कैमरा है ये इंसानी आंख
के अंदर जो लेंस है उसी असूल पे काम करता है। ये उसी से मुतासिर होके कैमरा बनाया गया है। अब इंसानी आंख से बनने वाली इमेज की जो खसूसियात हैं, बिल्कुल वही कैमरे से बनने वाली इमेज की भी खसूसियात हैं। और इंसानी आंख से बनने वाली इमेज की खसूसियात हम अपने पिछले सवाल में पढ़ के आए हैं कि उससे बनने वाला इमेज रियल भी होगा, उल्टी भी होगी इमेज, और साथ ही साथ जो इमेज है वो जिस्म से छोटी साइज़ की बनेगी। तो ये चीज़ हमारी अलिफ जुज़ में लिखी गई है और इस चीज़ को आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि बनने वाला इमेज रियल भी है, उल्टी भी है, और साथ ही साथ इमेज का जो साइज़ है वो जिस्म के साइज़ से छोटा है। तो हम बग़ैर किसी हिचकिचाहट के पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक तसव्वुर कर लेंगे। चलें अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। 9वें सवाल में हमसे पूछा गया है कि अगर ग्लास से रोशनी की रे हवा की सतह से इस तरह से टकराए कि उसका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो तो रे होगी सिर्फ रिफ्लेक्ट, कुछ रिफ्रैक्ट और कुछ रिफ्लेक्ट, या सिर्फ डायफ्रैक्ट। अब यहाँ पे जो आपने अपने तसव्वुरात लागू करने हैं वो होंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने ये देखा था कि फ़र्ज़ करें कि ये कोई ग्लास की स्लैब है और इस ग्लास की स्लैब से कोई रोशनी की रे हवा में दाखिल होना चाहती है और ये कोई नॉर्मल है, और इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल से बनने वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो रेज सारी की सारी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यानी कि सारी की सारी रेज उसी मीडियम में वापस की जानिब आ जाएंगी। तो चलें अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्या यहाँ पे रोशनी की रे रिफ्रैक्ट हो रही है, बाहर जा रही है? जी नहीं, बाहर तो जा ही नहीं रही, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। सिर्फ रिफ्लेक्ट होंगी, ये ठीक तो लग रहा है, लेकिन अभी बाकी के दो ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। कुछ रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट तो हो ही नहीं रही। क्या डिफ्रैक्ट हो रही है? जी नहीं, डिफ्रैक्ट भी नहीं हो रही। तो सिर्फ एक ऑप्शन ठीक बचा और वो है जी बेजुज़। तो इस बेजुज़ को हम टिक कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये दो सवालात भी आपको समझ में आए होंगे। आज के सफ़र का आखिरी कसीरुल इंतखाबी सवाल हल करने की जानिब बढ़ रहे हैं। सवाल में पूछा यह जा रहा है कि रोशनी की रे जब पानी से हवा में दाखिल होती है तो उसका क्रिटिकल एंगल 48.8 दर्जे है। इसका मतलब है कि रोशनी की तमाम रेस के जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल से बड़ा होगा, यानी कि वो ये शर्त लगा रहा है कि जो भी रेस इस पानी से हवा में दाखिल होंगी उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस वो बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल से। और आप जानते हैं कि ऐसी सूरत हाल में जो अमल वकूअ पज़ीर होता है उसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम दिया जाता है। अगर तो रेज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो इसका मतलब है सारी की सारी रेज वापस मुड़ के उसी मीडियम में आ जाएंगी, यानी कि पानी में वापस आ जाएंगी। तो चलें हम जुज़ पढ़ लेते हैं, अपने ऑप्शंस पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हमें दिए गए हैं और उनमें से कौन सा ठीक है। पहला है जज़ब हो जाएंगी। क्या ये जज़ब हो रही हैं? जी नहीं, जज़ब नहीं होंगी बल्कि वापस आ रही हैं। मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट होंगी। बात ठीक है, लेकिन अभी दो ऑप्शंस बाकी हैं। इनका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा और कुछ ट्रांसमिट होगा। ट्रांसमिट तो कुछ भी नहीं होगा जी, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होंगी, मुकम्मल तौर पर ट्रांसमिट होंगी, तो ऐसी बात नहीं है। ऑप्शन सिर्फ एक ही ठीक लग रहा है और वो है कि वो मुकम्मल तौर पे रिफ्लेक्ट होंगी, और उसी ऑप्शन को हम लोग ठीक तसव्वुर करेंगे। और इसी के साथ हमारा आज का ये सफ़र मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तमाम सवालात की अच्छे से समझ आ गई होगी। जी तो मेरे अजीज़ तुलबा और तालबात, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में सिखाए गए ये 7 कसीरुल इंतखाबी सवालात आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अपनी आइंदा आने वाली क्लास में हम सवालात का इयादा इस हिस्से को शुरू करेंगे और इस हिस्से में दिए गए सवालात को हल करना सीखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।